नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आगामी समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए आपके सामने है बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ आदित्य पब्लिकेशन की थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़, जिसमें मेरे एडिशनल नोट्स भी होंगे। तो समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में 6 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं, और इसकी मुख्य परीक्षा में उन 6 में से 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपसे सेम पूछे जाते हैं, जिनकी तैयारी हम एक साथ करेंगे और आगे जाकर फिर हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, जिसमें आपसे प्रपत्र, गद्यांश आदि चीज़ें जो कि अभी मुख्य परीक्षा में पूछी जाती हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं तत्सम व तद्भव की, जिसके अंदर हम अध्ययन करेंगे थ्योरी, क्वेश्चन आंसर्स तथा तत्सम व तद्भव में किस प्रकार भेद कर सकते हैं, कैसे उन्हें पहचान सकते हैं, जिससे हमारे लिए एग्ज़ाम में वो इजी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे अन्य वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। सबसे पहले हम इन्हें एक फ्लो चार्ट में देख लेंगे और उसके बाद एक के बाद इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो शब्द भेद की अगर हम बात करेंगे तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक यानी कि अर्थ के साथ, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, अब सार्थक शब्दों की बात करेंगे तो फिर से हम उन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और फिर विकार रूप प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर बात करेंगे तो फिर ये 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज या देशी, विदेशज, विदेशी या आगत, या फिर संकर। व्युत्पत्ति की बात करेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक, योग ऋण। यौगिक को फिर से हम 4 भागों में बांटते हैं, उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से, और शब्दों के योग से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं समास विधि। अर्थ के आधार पर बात करेंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समानाभासी शब्द युग्म। अब विकार रूप प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबद्ध बोधक, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक। अक्षर, वह ध्वनि या ध्वनि जिस समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे अक्षर कहते हैं। एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है, इसलिए स्वर युक्त व्यंजन अर्थात वर्ण को भी अक्षर कहा जाता है, जैसे क, ग, स। ठीक है, तो अब आपको ये लगेगा कि इसमें क में वर्ण स्वर कहाँ से आ रहा है, तो देखिए क जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, जब उसमें स्वर अ जुड़ता है तब वो क कहलाता है, ये पूर्ण वर्ण बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो व्यंजन होता है ये स्वर युक्त व्यंजन होता है, और इसलिए इसे अक्षर कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शब्द की। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। सार्थक जिसका मतलब ये कि वर्णों से तो वो मिल गया है, लेकिन अगर उसका कुछ अर्थ निकल रहा है तो वो शब्द है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को ही शब्द कहा जाता है। शब्दों की रचना ध्वनियों के संयोग से होती है। शब्द की परिभाषा देते समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, शब्द की भाषा स्वतंत्र इकाई है और शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। तत्सम, तत्सम, तत् यानी कि जैसा, सम यानी कि समान। इस शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द का अर्थ है कि उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, परिवर्तित होकर बने शब्द। संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए परिवर्तित शब्द जो है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जैसा तत्सम और संस्कृत से परिवर्तित होकर बने तद्भव, जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है। उजला, कपूर, सांझ, हाथ, काम, बरस, माँ आदि।
देशी या देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज, देश प्लस ज से जन्मा शब्द का अर्थ है कि देश में जन्मा हुआ जो शब्द है वो देशज कहलाता है। अतः स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ढूंढना, खाट आदि। आगत विदेशी विदेशज शब्द, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें आगत विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज़ आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं जैसे कागज़, ऑफिस आदि, और कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया जैसे ज़मीन, त्रासदी आदि। आगे संकर शब्द, ठीक है। अब वो 4 प्रकार के हो गए, 5वां है संकर। संकर का मतलब होता है मिलाकर पर जो बना हो, 2 भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी बन गई रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी। जांचकर्ता, जांच हिंदी का, कर्ता संस्कृत। इसी प्रकार हिंदी एवं संस्कृत में रहें तो पूंजीपति, वर्षगांठ में कहें वर्ष और गांठ, लखपति, खोजपूर्ण, खेती संबंधी आदि। हिंदी एवं विदेशी की बात करेंगे तो किताब घर, थानेदार, घूसखोर, अकड़बाज आदि, ठीक है। संस्कृत और विदेशी की बात करेंगे रेल यात्री, रेडियो तरंग, कृषि मजदूर, आरामदायक, बीमा पत्र आदि। अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी की बात करेंगे तो पार्टीबाजी, तहसीलदार, जेल खाना, सीलबंद, फिजूल खर्च, डिग्रीधारी, बीमा पॉलिसी, अफसरशाही आदि। तो ये थे हमारे उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। दूसरा टाइप है व्युत्पत्ति, रचनाओं या बनावट के आधार पर। ऋण शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें थे ना ऋण, यौगिक, योग ऋण। तो ऋण जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पाँव वाली चीज़ आती है जिस पर बैठा जा सकता है, घूम जाती है, ठीक है। जिन चीज़ों को हम जब विजुअलाइज करें, जब हम देखें, जब हम सोचें तो हमारे दिमाग में पर्टिकुलर चीज़ आए, वो हो गए आपके ऋण। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक यानी कि मेल से बनना, योग से बनना, ठीक है। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम, धन आलय, बर्फ का घर। प्रधान, धनमंत्री, प्रधानमंत्री। अगला है योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण हो जाता है उन्हें योग ऋण कहते हैं। ये सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, तो पीला है अंबर जिसका, ठीक है, किसके लिए? विष्णु जी के लिए आता है ये। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो लंबोदर की जब आप विजुलाइज करेंगे तो गणेश जी आ जाएंगे आपके दिमाग में, ठीक है। उसी तरीके से पंकज, कमल के लिए। चक्रपाणी, जिनके हाथ में चक्र हो। जलज, कमल, ठीक है। पंख प्लस ज, यानी कि पंख का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जन्मा कमल। जल धन ज, जल में जन्मा हुआ तो कमल, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो शब्द हैं 2 से मिलकर बने हों लेकिन जो उनका अर्थ हो वो विशेष अर्थ हो, वो आपके योग ऋण हो गए, यानी ये यौगिक प्लस ऋण, योग ऋण, ठीक है। अब अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं, जैसे गंगा है, यमुना, राधा, सीता, पुस्तक, लकड़ी आदि। अनेकार्थी, जिनके अनेक अर्थ हों। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर है तो इसे कपड़ा भी हो गया और आकाश भी हो गया। पत्र हो गया, पत्ता भी हो गया, चिट्ठी हो गई। कर हो गया, हाथ हो गया, टैक्स हो गया। कनक, सोना हो गया, धतूरा हो गया। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा का हर शब्द अपने आप में एक अलग अर्थ रखता है, उसमें सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। जैसे आग है, पावक, अग्नि, अनल। आकाश, अंबर, गगन, व्योम। सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, दिनेश, दिनमणि, आदित्य, मार्तंड। तो ये सारे पर्यायवाची हैं, एक जैसे अर्थ वाले, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराएं तो उन्हें विलोम या विपरीतार्थक कहते हैं। जैसे जड़ हो गया तो चेतन हो गया, झूठ सच हो गया, पाप पुण्य हो गया, दिन रात हो गया, मतलब उल्टा अर्थ बताएं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी कि अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, जिसमें कि पूरा पूरा विचार एक वाक्य में सिमट जाए, वो पूरा पूरा वाक्यांश एक शब्द में सिमट जाए।
समानाभासी शब्द युग्म। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समानाभासी शब्द युग्म कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें अली और अली। ठीक है, तो समानाभासी, ये लगते समान है लेकिन अर्थ जो है इनके भिन्न होंगे। ठीक है, तो अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी। ठीक है, उस तरीके से जैसे दिन कह लें और दीन कह लें। ठीक है, तो दिन आपका क्या हो गया, दिन मान ले होता है दिवस, और दीन हो गया आपका गरीब। तो अब क्या है, ये समान प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ जो है वो भिन्न है, उनको समानाभासी शब्द युग्म कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं चौथे प्रकार की। रूप यानी प्रयोग के आधार पर दो तरीके के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। तो विकारी क्या है, जिन शब्दों में लिंग वचन काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि। ठीक है, तो ये लड़का है तो लड़का से लड़के भी बन जाएंगे और लड़कों भी बन जाएंगे। और अविकारी की बात करेंगे तो जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता, हर परिस्थिति में एक ही रूप होता है, वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे जहाँ है तो जहाँ ही रहेगा, लगभग, न, तक, यदि, तो, लेकिन, के बिना। तो के बिना का के बिनो नहीं कर सकते हम। ठीक है, लगभग का लगभगों नहीं कर सकते। तो जो शब्द वैसे जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, जिनमें कोई विकार या परिवर्तन ना आए वो आपके अविकारी हो गए। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से 8 भेद हैं शब्दों के, जिनमें विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं हमें। तो शब्दों का प्रयोग होता है जब व्याकरणिक दृष्टि से उन्हें संज्ञा, सर्वनाम आदि किस रूप में समझा जाता है, इसी आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये 4 आपके विकारी हो जाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 अविकारी शब्द होते हैं। एक एक करके समझते हैं ना। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी भी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो संज्ञा इज इक्वल टू नाम। हमने इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो संज्ञा इज इक्वल टू क्या है, नाम है। किसी भी चीज़ का नाम जो है वो संज्ञा है। ठीक, तो ब्राह्मण, लखनऊ, प्रयागराज, हाथ, पाँव, लड़का, लड़की, किताब, पुलिस, सफाई, बालपन आदि, ये सारे आपके संज्ञा हैं। सर्वनाम क्या होगा, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, नीला, पीला, भारी, मीठा, बुद्ध, सरल, जटिल आदि। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है तो सीधी सीधी बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विशेष्य क्या है इनमें से, तो संज्ञा और सर्वनाम जो है वो विशेष्य होते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना, देना, खाना, पीना, जाना, आना। ठीक है, जिस प्रकार कोई भी नाम संज्ञा है, इस प्रकार कोई भी काम क्रिया है। आपने कुछ भी किया वो आपकी क्रिया है। ठीक, तो ये आपके विकारी शब्द थे। आगे है अविकारी। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी कि जो क्रिया की भी विशेषता बता रहा है, विशेषण की भी बता रहा है, और जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वो क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कैसे, क्यों आदि। ठीक है, अच्छा देखिए, जब आपको कौन का जवाब मिले, ठीक, तो वो आपका होगा सर्वनाम या संज्ञा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप कौन हैं, तो आप अपना या तो नाम बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं रमेश, मैं सुरेश या मैं विद्या, इस तरीके से। तो जब आपको जिन शब्दों से कौन का पता चलता है वो आपके सर्वनाम या संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जब आपको कब, कहाँ, कैसे, क्यों,
इन शब्दों का जवाब आपको जिन शब्दों से मिलता है वो आपके क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है, जैसे कब किया, अब, ठीक, कल, आज, ठीक है, कहाँ, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ठीक है, कैसे किया, मान लीजिए हाथ से किया, मैंने कोई काम किया तो हाथ से किया, ठीक है, आदि। तो कैसे में मिल रहा है तो, और क्यों किया, तो इन सब का जब आपको जवाब मिलता है वो आपके क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, से आगे, से पीछे, की ओर। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि किताब मेज के ऊपर रखी है, तो मेज के ऊपर, ठीक है, या बक्सा कुर्सी के नीचे रखा है। ठीक है, तो के ऊपर, के नीचे, इससे आगे, इससे पीछे, तो ये सारे जो शब्द हैं ये आपके संबंध बोधक अव्यय हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय, जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वो समुच्चय बोधक होता है। जैसे दो या दो, चार, यहाँ, और, अव्यय समुच्चय बोधक होता है। अब है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हों पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, आहा, आह, वाह, ठीक, छी, हाँ, अरे आदि। ठीक है, हाय मेरे घर में चोरी हो गई। ठीक, तो ये जो हाय है ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है, जो विस्मय बताए, चाहे वो हर्ष से संबंधित हो या दुख से संबंधित हो। चलिए, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चीजें हो गई इसमें आपकी, तत्सम, अर्ध तत्सम और तद्भव। तत्सम सीधा सीधा जो संस्कृत जैसा है, ठीक है, तद्भव सीधा सीधा जो संस्कृत से परिवर्तित हो गया। अब अर्ध तत्सम क्या हुआ, इसके और इसके बीच का। ठीक है, यानी जो संस्कृत का अशुद्ध हो गया, टूटा फूटा रूप हो गया, वो अर्ध तत्सम कहलाया, जो पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं हुआ है। और संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त तत्सम हो गए। ठीक है, चलिए, तो आप कुछ तद्भव तत्सम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, चौथा, चतुर्थ, दाढ़ी, दृष्टा, जोबन, यौवन, पंगत, पंक्ति, बांझ, वंध्या, कपड़ा, करपट, बंदर, वानर, हाथी, हस्ती, गेहूं, गोधूम, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी देखना है कि किस प्रकार से ये लिखे हुए हैं। कैथा, कपित्थ, आंसू, अश्रु, घोड़ा, घोटक, पलंग, पर्यंक, परिवा, प्रतिपदा, गेहूं, गोधूम, पसीना, प्रस्विन्न या प्रस्वेद, ओझा, उपाध्याय, सेठ, श्रेष्ठ, अंगीठी, अग्निष्ठिका, अदरक, आर्द्रक, भगत, भक्त, लोहार या लोहार तो लौहकार, लाख, लक्ष्य, रहट, अर्घट्ट, मीठा, मिष्ट, उसास, उच्छ्वास, सांस, श्वास, ढीठ, धृष्ट, कपूर, कर्पूर, कोयल, कोकिल, अटारी, अट्टालिका, भंवरा, भ्रौरा, दोनों में से कोई भी आ जाए, दोनों तद्भव हैं, भ्रमर तत्सम है, मक्खी, मक्षिका, हल्दी, हरिद्रा, हुलास, उल्लास, नारियल, नारिकेल, सींग, श्रृंग, दीठ, दृष्टि, सिंगार, श्रृंगार। बहुत बार पूछा गया है, देखें इसे कैसे लिखा हुआ है, भंवरा, भ्रमर, मुद्री, मुद्रिका, गेहूं, गोधूम, हल्दी, हरिद्रा, सिंगार, श्रृंगार, भंवरा, भमर, खंडहर, खंडग्रह, गेहूं, गोधूम, देवर, द्विवर, मक्खन, मृक्षण, करोड़, कोटि, पीपल, पिप्पल, तेल, तैल, तुरंत, त्वरित, आज, अद्य, धीरज, धैर्य, खप्पर, घर पर, खीर, शीर, दूध, दुग्ध, घोड़ा, घोटक, पलंग, पर्यंक, परिवा, प्रतिपदा, ओठ, ओष्ठ, कपड़ा, करपट, भीतर, आभ्यंतर,
14 चतुर्दश अगहन अग्रहायण, दही दधि, गाहक ग्राहक, बांका वक्र, पंसारी या पनवाड़ी पर्णवारी, कौड़ी कपर्दिका, अपाहिज अपाद हस्त, सांस श्वास, बत्ती वर्तिका, सिंघाड़ा श्रृंगाटक, गोत गोत्र, उलाहना उपालंभ, बारात वरयात्रा, मोती मौक्तिक, मिट्टी मृत्तिका, ओझा उपाध्याय, घर गृह, अखरोट अक्षोट, चबूतरा चतवाल, पूंजी पुंज, बैत वेत्र, मनई मानव, चूरन चूर्ण, रात रात्रि, तीता तिक्त, ससुर श्वसुर, आधा अर्ध, कूप कुआं। ठीक है। अच्छा देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है, जो कुआं है वो यहाँ होना चाहिए और कूप जो है वो यहाँ होना चाहिए। ठीक है। कभी भी चंद्र बिंदी आ जाए तो आप ये समझ जाएं कि वो चंद्र बिंदी तद्भव बताती है, यानी जो संस्कृत से परिवर्तित हुआ है हिंदी जैसा जो है। ठीक है। तो कुआं आपका तत्सम नहीं है, कूप तत्सम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो कूप तत्सम है और कुआं जो है वो तद्भव है। जो अंक की बिंदी आती है वो आपकी तत्सम में आ सकती है और वो तद्भव दोनों में आ सकती है, लेकिन जब भी चंद्र बिंदी आएगी तो वो तद्भव में ही आएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, ढीठ दृष्ट, बाघ व्याघ्र, माँ मात्र। ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जैसे माँ है तो कई बार क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, जब आप क्वेश्चंस करने लगेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि माँ को भी उसमें तत्सम बताया गया है, लेकिन इसमें चंद्र बिंदी है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आगे पहचान में भी ये चीज़ आपको बताई जाएगी कि कौन से तद्भव में आते हैं और कौन से किस प्रकार के शब्द तत्सम में आते हैं, जिससे आप कई हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। बाकी जिसका जो तत्सम है या जो तद्भव है वो हमें याद ही होना चाहिए, लेकिन कई क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि इनमें से कौन सा तत्सम है, तो आप वो पहचान से उनको बता सकते हैं। तीरथ तीर्थ, अंगीठी अग्निष्ठिका, सूरज सूर्य, ओस अवश्याय, बैत वेत्र चना चड़क, सूरज सूर्य, आंख अक्षी, टकसाल टंकशाला, गोबर गोमय, अकाज अकार्य, काज आ जाए खाली तो कार्य होगा, माँ मात्र या माता, सच सत्य, भैंस महिषी, पैर पाद, घी घृत, तुरंत त्वरित, तीता तिक्त, ऊंट उष्ट्र, गोबर गोमय, खीर शीर। ठीक है। खा आ रहा है, यहाँ पे क्षा आ रहा है। ठीक है। तो ये जो क्षा बताता है ये आपका तत्सम बताता है। ठीक। पलंग पर्यंक, सौत सपत्नी, पत्र पर्ण, अंगीठी अग्निष्ठिका, सूरज सूर्य, आग अग्नि, फूल पुष्प, सलाई सलाका या शलाका भी लिखा होता है। ठीक है। ये इसमें ज़्यादातर शलाका आता है, आधा श ला और का। भभूत विभूति, हाथ हस्त, कपड़ा करपट और कपाट दरवाज़ा, पत्ता पत्र, हाथ हस्त, अंधेरा अंधकार, गधा गर्दभ, पिय प्रिय, आँख अक्षि, बच्चा वत्स, भगत भक्त, आम आम्र, गेहूं गोधूम, नीम निम्ब, दही दधि, खेत क्षेत्र। देखो खेत क्षेत्र, खा और क्षा। तो जब खा जो है वो आपका ज़्यादातर तद्भव बताता है, ज़्यादातर। ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिए, जो पहचान है वो 100% नहीं होती है, कई हद तक आप पहचान पाते हो। ठीक है। आंसू अश्रु, कंधा स्कंध, पत्थर प्रस्तर, भूख बुभुक्षा, मिट्टी मृत्तिका, कड़वा कटु, अमीय अमृत, अमीय आ जाए या अमीय आ जाए, दोनों आपका अमृत के तद्भव है। गोबर गोमय, हल्दी हरिद्रा, महुआ मधुक, लंगोट लिंगपट, सियार श्रृंगाल, सियार श्रृंगाल, धरती धरित्री, सुई सूचिका, डंडा दंड, पत्थर प्रस्तर, खाट खटवा, बंदर वानर, नाक नक्र,
सांप सर्प, अक्षर अक्षर, ऊंचा उच्च, घड़ा घट, अकाज अकार्य, अनि अणे, शिष्य शिष्य शिष्य, दाहिना दक्षिण, खाट खटवा, खुजली खरजूर, ठीक है, खजूर नहीं है खरजूर है, साला श्याल, सिंगार श्रृंगार, बच्चा वत्स, नेह स्नेह, पंख पक्ष, पीठ पृष्ठ, लाज लज्जा, निडर निर्दर, पंछी पक्षी। ठीक है, तो छ आएगा या ख आएगा, इसमें क्ष आएगा। ठीक है, क्षत्रिय वाला। हल्दी हरिद्रा, कंधा स्कंद, कबूतर कपोत, रीस ईर्ष्या, परगट प्रकट, कान्ह कृष्ण, मौत मृत्यु, गंवार ग्रामीण, अचरज आश्चर्य, कोख कुक्ष, पीठ पृष्ठ, चख स्वाद, बिसरना विस्मित्र, छठा षष्ठ, देवर द्विवर। अच्छा, यहाँ आप देखिए देख सकते हैं कि छठा षष्ठ, छठा यानी कि ये हमारे नंबर्स होते हैं, हिंदी की गिनतियाँ हैं, तो इसमें आपका क्रम भी पूछा जा सकता है और नंबर्स भी पूछे। क्रम का मतलब क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो अभी हम एक बार सारी संस्कृत की गिनतियाँ जो हमसे पूछी जा सकती हैं वो भी देख लेंगे, जिससे कि कोई भी हमारा सेक्शन छूटे नहीं। भतीजा भ्रातृज, ससुर श्वसुर, सौत सपत्नी, जेठ ज्येष्ठ, बहरा बधिर, जिजमान यजमान। अच्छा, जजमान भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, जिजमान या जजमान कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तत्सम यजमान होगा। पन ही उपानः, पोखर पुष्कर, दाहिना दक्षिण, सुई सूचिका या सूची, हाथ हस्त, ससुर श्वसुर, पलंग पर्यंक। कई आप देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं और वो कई बार पूछे गए हैं। ओठ ओष्ठ, कान कर्ण, बाहर वहाय, जमुना यमुना, ईख इक्षु, अटारी अट्टालिका, बंदर वानर, हवा पवन, हाथ हस्त। हाथी देख रहे हैं आप कितनी बार रिपीट हुआ है। 14 चतुर्दश, चौथा चतुर्थ। ओठ ओष्ठ, धुआं धूम। ठीक है, धूम्र भी लिखा होता है तत्सम में, धुएं के लिए। यहाँ धूम लिखा हुआ है, वैसे धूम्र सही शब्द है। रात रात्रि, नाच नृत्य। चलिए अब एक बार हम गिनतियां देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपके सामने अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखिए हिंदी में जो एक है या वन है, अंग्रेजी में उसको एकह कहा जाता है। ठीक है, 2 है तो द्वौ, 3 है तो त्रयः, 4 चत्वारः, 5 पंच, 6 षट। ठीक है, अच्छा ये नंबर्स हैं। ठीक है, 6 और छठा में फ़र्क समझिएगा। जब 6 लिखा हुआ है तो षट आएगा, और जब छठा लिखा हुआ है तो षष्ठ आएगा। ठीक, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद सप्त, अष्ट, 9 यानी कि नव, 10 यानी कि दश, 11 एकादश, 12 द्वादश। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझने की है। 1 2 3 4 5 6 षोड़, षष्ठ यानी कि श जहाँ पर भी आएगा वो 6 की बात हो रही है, जो जैसे 16 आ जाए, 26 आ जाए, तो यहाँ पर आप षष्ठ जो है, यहाँ से आप श से पता लगा लेंगे कि ये 6 के बारे में बात कर रहा है, चाहे अब वो 10 + 6 हो, 20 + 6 हो, 30 + 6 हो। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ समझने की, जब 1 आएगा उसमें अब आगे आप जो भी लगा देंगे उससे आपका 11 बनेगा, 12 वो 11 बनेगा, 21 बनेगा, 31 बनेगा। तो यहाँ पर 1 की जब बात होगी उससे आपकी 1 वाला नंबर बनेगा, 2 की जब बात होगी तो उससे दूसरा नंबर बनेगा, त्रय की बात होगी तो उससे 3 का बनेगा, चतुर की बात होगी चौथे का बनेगा, पंच की बात होगी 5वें का बनेगा, षड की बात होगी 6वें का बनेगा, सप्त की बात होगी 7वें का बनेगा, अष्ट की बात होगी 8वें का बनेगा, और नव की बात होगी तो 9वें का बनेगा। तो यहाँ एक चीज़ क्या ध्यान रखने की है कि जब हमने 1 2 3 ये सब किया और हम 10 तक आ गए, यानी कि 10 तक आ गए, अब जब 10+ चीज़ें चल रही हैं तो वो 1 और 10 को आप मिला लेंगे तो एकादश यानी कि 11 हो जाएगा।
तो अगर आपको 1 से 10 तक याद है और उसके बाद 1 2 3 अगर आपको याद है, और अगर आपको ये पता है कि 10 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं, तो फिर आपको हर एक नंबर को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम यहाँ अभी देख लेंगे कैसे। आपको 10 पता है तो 1 + 10 एकादश यानी कि 11। आपको 2 पता है तो 2 + 10 यानी कि 12। त्रय यानी कि 3 के लिए अगर आपको पता है तो 13। त्रयो + 10 यानी कि त्रयोदश 13। चतुर आपको पता है कि 4 के लिए होता है, चतुर + 10 14। पंच + 10 15। 6 + 10 षोडश। 7 के लिए सप्त, ठीक है, और 8 के लिए अष्टदश। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम 19। अब इसको एकोनवीस या नवदश कहा जाता है। ठीक है, 19 के लिए आपको एकोनवीस भी आ सकता है, यानी कि 20 से 1 कम, तो एकोनवीस भी आ सकता है, एकोनविंश, ठीक है, या फिर नवदश भी आ सकता है, यानी कि 10 का के साथ +9 और या फिर विंश से 1 पहले। ठीक, अब 20 को हम देखिए विंशति कहते हैं। अब 21 22 हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा ये आप आगे देखेंगे। चलिए, तो देखिए अब 21, हमें 20 का ये पता चल गया कि 20 को हम विंश कहते हैं। अब 1 के साथ विंश बना तो एकाविंशति हो गया, 2 के साथ विंश बना तो द्वाविंशति यानी कि 22 हो गया। तो आपको 20 से, ये 20 के साथ 1 जुड़ा हुआ है तो 21 हो जाएगा, 20 के साथ 2 है तो 22 हो जाएगा। अब इससे आपको क्या है, धीरे धीरे 23, तो त्रय जुड़ गया, तो त्रयों के साथ विंश जुड़ गया तो आपको त्रयोविंशति यानी कि 23 हो गया। तो अगर आपको ये पता है कि 10 को दश कहते हैं, 20 को विंश कहते हैं, तो अब आपको क्या हो गया, आराम से आप 21 22। अब चतुर आपको पता है 4 होता है, विंश यानी कि 20 के साथ जुड़ गया तो चतुर्विंशति हो गया। ठीक है, 25, पंच को 5 कहते हैं, पंचविंशति। 26 को 6 कहते हैं, षड्विंशति, मतलब 6 + 20 तो षड्विंशति, क्योंकि 20 को हमने विंश कहा है, 20 के साथ 6 जुड़ रहा है तो आपका 26। ठीक है, 7 को सप्त कहते हैं और विंश के साथ जुड़ गया तो आपका सप्तविंशति यानी कि 27 हो गया। अब 8 यानी कि अष्ट, अष्ट के साथ विंश जुड़ गया, अष्टविंशति, ये आपका 28 हो गया। नवविंशति 29 हो गया। फिर 30 को हम कहते हैं त्रिंशत। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चलिए, 31 एक त्रिंशत, क्योंकि हमें ये पता है कि 30 को हम त्रिंशत कहते हैं, तो 1 के साथ जब त्रिंशत जुड़ा तो 1 त्रिंशत, 2 के साथ जुड़ेगा तो द्वात्रिंशत, 3 के साथ जुड़ेगा तो त्रयत्रिंशत यानी कि 33 जो है वो आपका त्रयत्रिंशत, 34 चतुर्त्रिंशत, 35 पंचत्रिंशत, इसी प्रकार 36 37 38 एकोनचत्वारिंशत हम कहेंगे 39 को। जैसे मैंने आपको बताया था 40 हमें पता चल गया चत्वारिंशत है, तो अब क्या होता है, या तो आप नवत्रिंशत बोल सकते हैं 39 को, या फिर एकोनचत्वारिंशत बोल सकते हैं, यानी चत्वारिंशत से 1 पहले। ठीक है, तो अब चत्वारिंशत आपको 40 का पता चल गया। ठीक, अब आप इस तरीके से 41 42 43 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, 1 चत्वारिंशत, 2 चत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत। ठीक, तो जहाँ भी आपको ये पता है 10 को क्या कहते हैं, एक तो आपको 1 से 9 तक पता होना चाहिए, 1 2 3 चतुर पंच षट, और फिर आपको 10 20 30 40 50 ये पता होना चाहिए, जिससे कि हम आगे उनको आराम से पता कर सकते हैं। हर एक नंबर को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सप्तचत्वारिंशत, ठीक है, अष्टचत्वारिंशत, अब एकोनपंचाशत। ठीक है, 50 होता है ये, और 50 यानी कि 50 और इससे 1 पहला 49 एकोनपंचाशत, या फिर नवचत्वारिंशत, दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो 50 हो गया, तो 50 1 50 2 50। ठीक, देखो यहाँ आप देख सकते हो 1 50 2 50 3 50 चतुर 50 पंच 50, उसी तरीके से
षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, एकोनषष्टिः। अब 60 को कहा जाता है षष्ठी, तो 60 से एक पहले एकोनषष्टिः, ठीक, या फिर नवपंचाशत्। अब षष्ठी पता चल गया, तो एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, एकोनसप्ततिः, सप्ततिः यानी कि 70, तो एकोनसप्ततिः या नवषष्ठिः। अब सप्ततिः यानी कि 70, तो एक सप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, अष्टसप्तति, एकोनाशीतिः, ठीक है, 80 को अशीतिः, ठीक, तो एकोनाशीतिः हो गया या नवसप्ततिः, ठीक। तो हमेशा 79, 69 इन सबको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो नव और जो चल रहा है 70 चल रहा है, 60 चल रहा है उस तरीके से, या फिर जो आने वाला है जैसे 80 आने वाला है तो उससे एक पहले एकोन अशीतिः, ठीक है। अब अशीतिः पता चल गया, तो आगे 81, 82, 83 उस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एकाशीतिः, द्वाशीतिः, त्रयशीतिः, चतुर्शीतिः, पंचशीतिः, षड्शीतिः, सप्तशीतिः, अष्टशीतिः, एकोननवतिः या नवशीतिः, ठीक है। तो यहाँ से आपको जैसे 89 है तो एकोननवति। अब इस टेबल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हिंदी में वहाँ पर तद्भव में कैसे लिखा होगा और तत्सम में कैसे लिखा होगा। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि पंचशीतिः का तद्भव क्या है या हिंदी में क्या लिखेंगे, तो पंचशीतिः आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अशीतिः यानी कि 80 और पंच यानी कि 5, तो ये आपका 85 हो जाता है, लेकिन आपको हिंदी की गिनतियाँ भी पता होनी चाहिए, ठीक। तो अब 90 से आ जाते हैं। एकनवतिः 91, द्विनवतिः 92, 93, 94, 95, 96, 97, सप्तनवतिः, ठीक है, पंचनवति, षण्णवति, चतुर्नवति, त्रिनवति, ठीक है, अष्टनवति और 100 को हम कहते हैं शतम। तो इस तरीके से अब आपको ये संस्कृत की जो गिनतियां हैं 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे हम आपसे ये पूछें कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा 30, ठीक, तो ये नंबर्स होता है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कक्षा में राम कौन से नंबर पर बैठा है, कौन से क्रम पर बैठा है, और आप मुझसे कहें कि 5वें क्रम पर बैठा है, तो वो हम क्रम कहते हैं। उसको संस्कृत में किस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा कैसे बोला जाएगा, उसको भी हम एक बार 20 तक देख लेंगे, क्योंकि वो भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो देखिए, पहला जब हमने पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था तो एक था, ठीक, लेकिन जब हमने पहला पढ़ेंगे तो वो प्रथम होता है, ठीक है। तो जब नंबर की बात आएगी तो वो नंबर में 1 है, और पहले की बात आएगी तो पहला जो है वो प्रथम है, ये क्रम है और वो नंबर है। 2 यानी कि द्वय हमने पढ़ा था या द्वौ पढ़ा था, ठीक, लेकिन जब दूसरा है तो वो द्वितीय है, ठीक। तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ या चतुर्थम या चतुर्थी, पांचवा पंचमः, पंचमी पंचमम, छठा षष्ठः, षष्ठी षष्ठम, ठीक है, षष्ठः आएगा आपसे ज़्यादातर, सातवां सप्तम। फर्क समझ में आना चाहिए कि नंबर्स और ये क्रम है, पहला प्रथम है लेकिन एक है। आठवां अष्टम, नौवां नवमः, 10वां दशम, ठीक है, और जब 10 नंबर था तो वो दशह था। 11वां एकादश या एकादशम आ सकता है, 12वां द्वादश, 13वां त्रयोदश, 14वां चतुर्दश, 15वां पंचदश, 16वां षोडश, 17वां सप्तदश, 18वां अष्टादश, 19वां नवदश, 20वां विंशः, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप, 20 जो है वो विंशति है और 20वां जो है वो विंशः है, ठीक।
चलिए, तो अब हमने ये देख लिया तत्सम तद्भव की परिभाषा क्या है, किसके अंतर्गत वो आते हैं। तो देखिए, तत्सम तद्भव से संबंधित जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एक तो आपसे ये पूछा जाता है सीधा सीधा, जैसे आपसे पूछ लीजिएगा मान ले कि क्षार का तद्भव क्या है, ठीक है, या खार का तत्सम क्या है, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको देखना पड़ेगा। दूसरे तरीके का क्वेश्चन आपका क्या आता है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार के शब्द जो है वो तत्सम है और इस प्रकार के तद्भव है। तो आज हम कुछ पहचान करने के, इन्हें नियम नहीं कह सकते, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं उस तरीके के कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। क्योंकि नियम क्या होता है, नियम 100% सही होता है कि इस चीज़ का नियम ये है तो उस चीज़ पर वो काम करेगा, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके बेसिस पर आप पहचान सकते हैं कि ये वाले शब्द तत्सम होते हैं और ये वाले शब्द तद्भव होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो पहचान करने का हम तथ्य देख रहे हैं तो ये 100% सही नहीं होते, ठीक है। कई हद तक ये सही होते हैं। कोशिश आप यही करें कि जो तद्भव और तत्सम शब्द हैं, किसका तत्सम क्या है, किसका तद्भव क्या है, किस प्रकार के तत्सम होते हैं, आपको याद ही हो, ठीक है। उनको आप 2-4 बार रिवाइज करते हैं तो वो आपको इजीली याद हो जाते हैं। लेकिन कहीं हद तक अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप फंस रहे हैं, तो बहुत हद तक आप ये टिक करके अपने आंसर को सही करके आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं क्या तत्सम है क्या तद्भव है। अब हम ये देखते हैं कि देखिए, तत्सम में श शब्द आता है, ठीक है, और तद्भव की बात करेंगे तो ख और छ आता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करेंगे क्षार, ठीक है, तो तद्भव में जो शब्द आएगा वो आएगा खार, ठीक। क्षेत्र की बात करेंगे तद्भव में खेत, अक्षी की बात करेंगे तो आँख, अक्षर की बात करेंगे अक्षर, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं ख वो क्षा था और ये छ हो गया। एक क्षु की बात करेंगे ईख हो गया, कुक्षी की बात करेंगे तो कोक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हम तत्सम और तद्भव में देखते हैं कि हम देखते हैं तत्सम क्योंकि संस्कृत के समान है, ठीक है, तो इनका बोलना जो है वो थोड़ा क्लिष्ट होता है, थोड़ा कठिन होता है। जैसे आप देखें, जैसे क्षार, तो क और शा से मिलकर ये संयुक्त व्यंजन होता है शा, तो ठीक है, तो इसको बोलने में, और एक आपने बोला खार, तो खार आप इजीली बोल पाए, वो हिंदी का है क्योंकि परिवर्तित होकर बना है संस्कृत से, तो हम इसको इजीली बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तत्सम और तद्भव में एक भेद कह सकते हैं कि तत्सम बोलने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये था क्ष और ख और छा का फर्क, ठीक है। तो ख और छा जहाँ आप देखेंगे तो आपको कई हद तक ये समझ में आ जाएगा कि ये तद्भव में है और जो क्ष है वो आपका तत्सम है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं श, श और श्र की, ठीक है, जिसका जब हम तद्भव में देखते हैं तो वो स आता है, ठीक है। जैसे शुंड, तो यहाँ सूण, ठीक, श्यामल सांवला, शुष्क सूखा, दर्शन दर्शन, आशीष आशीष, श्रावण सावन, ठीक है। तो आप यहाँ श भी देख रहे हैं, आप यहाँ श देख रहे हैं और श्र भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो तद्भव है उसमें स का प्रयोग होता है और तत्सम में श, श और श्र का यूज़ होता है, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, तत्सम में जो आपके शब्द आते हैं उनमें वर्ण व का यूज़ होता है और तद्भव में ब यूज़ होता है। कैसे? वर्ष बरस, वर्षा बरसा, वधु बहू, वाद्य बाजा। अच्छा, एक चीज़ और है, तत्सम से तद्भव जाने में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बस व को ब कर दिया जाए, बाकी वैसा का वैसा ही रहे। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। बस थोड़ा सा हम ये समझ रहे हैं कि कौन से, जब हमसे पूछे जाएं कि भाई 4 शब्द कौन से हैं, ठीक है। अन्यथा आपको कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे वर्ष है तो बरस आप कई हद तक पता कर पाते हैं, नहीं तो कई शब्द ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं है। जैसे मैं कहूँ गोधूम का गेहूँ होता है, तो आपको नहीं एकदम समझ में आ पाएगा। तो इसलिए आपको जो भी वर्ड्स हैं उन्हें याद तो करना ही चाहिए, लेकिन ये आपको ये समझने में आसानी देता है जब आपसे ये पूछा जाता है इन चारों में से तत्सम कौन सा है,
या कौन सा नहीं है। तो वहाँ जब आपको सिलेक्ट करना होता है वहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं जब आप इन पहचान वाले नियमों से गुजरते हैं। चलिए, जैसे यहाँ वणिक तो बनिया, वर यात्रा बारात, विवाह ब्याह, वानर बंदर, विद्युत है तो देखिए बिजली है, उद्वर्तन है तो उबटन है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे तत्सम में ज़्यादातर व का यूज़ हो रहा है और तद्भव में ब का। ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपसे कहा ये 100% नहीं है। ठीक है, बहुत हद तक सही होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें ये चीज़ नहीं होती है। आगे हम बात करेंगे री या फिर र के रूप। अच्छा, र के रूप की बात करेंगे तो देखिए र के रूप में क्या है, जब हम मात्राएं चढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मात्रा हो गई आपकी, ये वाली हो गई, तो इनको हम र के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो तद्भव में क्या होता है, आपका सामान्य र आता है, लेकिन सामान्य र आपका तत्सम में भी आता है। ठीक है, लेकिन जब री आ रहा है तो वो कई हद तक आपका तत्सम में ही आता है। कैसे? अच्छा, यहाँ देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो श्रृंगार लिखा जाता है वो आपका इस तरीके से लिखा जाता है, और ये आपका वर्तनी शुद्धि में भी कई बार पूछा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये र श्रृंगार में नहीं आता है। उसी तरीके से श्रृंग जब लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं आती है, ना श्रृंग में ना श्रृंगार में। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये गलत है। तो आप श्रृंगार इस तरीके से लिखेंगे और श्रृंग भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि देखिए श्रृंगार सिंगार, श्रृंग सींग, मातृभार्या भाभी, मृतिका मिट्टी, घृत घी, गृहिणी घरनी, आम्रचूर्ण आमचूर। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये र का रूप है। प्रसविन्न पसीना, अर्ध आधा, कर्पूर कपूर। ठीक, तो ये आप ये देख सकते हैं इसमें, और तद्भव में सामान्य रा के रूप आते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं है वैसा का वैसा आए, ये बस केवल पहचान हमें समझने के लिए है, किसी के स्थान पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके स्थान पर ये हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक, बस ये पहचान है कि ये वाले शब्द हैं तो ये तत्सम है, और इस तरीके का आएगा सीधा सीधा तो वो आपका तद्भव है। ठीक, आगे बात करते हैं आधा वर्ण। जहाँ पर भी आपको आधा वर्ण दिखाई दे तो वो ज़्यादातर आपका तत्सम होगा, और अगर आपको चंद्र बिंदु दिखाई दे, ठीक, तो वो आपका हमेशा या अधिकतर आपका तद्भव में ही आता है। ठीक है, जैसे अब देखिए हास्य आधा वर्ण आया, हंसी। ठीक, तो ये आपका हो गया हंसी। चंद्र चांद, तो चांद चंद्र बिंदु। अगर आपका देखिए जैसे चंद्र हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक, तो एक बिंदी जो आ रही है वो आपकी तत्सम में आ सकती है, लेकिन चंद्र बिंदु आएगा जब आपका तो वो तद्भव में होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि चंद्र बिंदी है तो इसका मतलब ये तत्सम होना चाहिए, ये लोगों को संस्कृत वाला फील देता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर ये बिंदु है ओम का, अंकार का जो है साइन, अगर ये आता है तो आपका वो तत्सम हो सकता है। कई शब्द तद्भव में भी होते हैं, लेकिन चंद्र बिंदी जो है वो तद्भव में होगी। शुंड सूंड हो गया, मुख मुंह हो गया, लंग लंगड़ा हो गया, पुच्छ पूंछ हो गया, द्विपहरी दोपहरी हो गया, शिमश्रु मूछ हो गया। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि चंद्र बिंदु आएगा, लेकिन अगर चंद्र बिंदु आ रहा है तो वो तद्भव में आएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे, अगर आपका ण आता है तो वो तत्सम है, और न आता है तो वो तद्भव। कैसे? पर्ण पान, पाषाण पाहन, दक्षिण ये दाहिना, मक्षण मक्खन। ठीक, तो ण जो आएगा तो वो तत्सम में आता है। आगे त आपका तत्सम शब्दों में होता है और त तद्भव में होता है। जैसे पुत्र पूत, इसी तरीके से राजपुत्र तो राजपूत। ठीक, उसके बाद मित्र मीत, रात्रि रात, पत्र पत्ता, सूत्र सूत। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जब य आता है तो वो आपका तत्सम शब्दों में होता है, और ज जब आता है तो वो तद्भव में होता है। जैसे युवा जवान, यूथ जत्था, यदा जब, यजमान जजमान,
यम जम, योग जोग, यत्र यहाँ, इसी तरीके से योगी जोगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव है। वैसे ये केवल इस पहचान के लिए है कि इनमें से कौन सा तत्सम है, इनमें से कौन सा तद्भव है। बाकी आपको शब्द याद होने चाहिए कि किसका तत्सम क्या है और किसका तद्भव क्या है। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे देशज और विदेशज शब्द भंडार, और उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार हम हर एक चैप्टर को थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर लेकर चलेंगे, जिससे इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं आएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, देशज और विदेशज शब्द भंडार। देशी, ऐसे शब्द जो अनादिकाल से बोलचाल में व्यवहृत होते आए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति व्याकरण लभ्य नहीं है, उन्हें देशी शब्द कहते हैं। देशी शब्दों के अंतर्गत प्रायः ऐसे शब्द आते हैं जिनका मूल संस्कृत में नहीं मिलता, जो साहित्यिक भाषाओं से परे सामान्य जनता के बीच युगों से व्यवहृत होते आ रहे हैं। ठीक है, यानी सामान्य जनता की जो आम बोली की भाषा है, वो जो होते हैं वो देशी शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। देशी शब्दों का एक कोश आचार्य हेमचंद्र ने तैयार किया है, जिसे रयणावली उर्फ देशी नाममाला कहा गया है। ठीक, इसी से कुछ देशी शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। इनके आगे कोष्ठ में हेमचंद्र द्वारा दिए गए मूल शब्द भी दिए जा रहे हैं। अधाना, अगधाणु, अगोरी, अगौरी, अंगोला, ईक का अगला भाग यानी अंगालियम। अच्छा, अच्छम, आँख मिचौनी, अच्छे वे अच्छी। जड़ावर, मोटा कपड़ा यानी कि अजरावर। अथाह, अथाह, अथ गद्धम। अलट पलट, अल्लटम, अल्लट पल्लटम। आपुस, अविपुसाओ, हौवा, आहु। उकसाना, उक्कासियम, ओखली, उखली, ओखरी, उखली। उड़ीस या उड़ीस को खटमल कहते हैं और उड्डसो संस्कृत में कहते हैं। उथल पुथल, उथल पत्थल्ला। बुक्का फाड़कर, रोना, उब्बुकम। उमड़ यानी कि उमड़ा, ऊब उब्बाओ। ओंचना यानी कि बाल ओंचना, सुलझाना और चिच्छम। ओझरी, गर्भाशय को ढकने वाली झिल्ली, ओंझरी कहते हैं जिसे। लुका लुकी, ओलुकी, ओलरना, ओलराना। लेटना, लेटाना या ओलरियो। ओसार, ओसरिया, ओसरियम, इसका मतलब होता है ओस, ओसा। ओसाना, झेलना। सहन करना, ओसाओ। ओढ़ घनी, दरवाज़ा बंद करने के लिए काठ की सांकल जो होती है उसको ओहड़नी कहते हैं। ओहरना, बासी होना। महकना, ओहरिसो। कटारी, कट्टारी। कंद, कंदो। कंडा, गोबर का कंडो। कतवार, कबाड़, कतवारी तथा कयारो। कुंद को मंद या कुंदो। कुल्हड़, कुल्लडम। कोयला, कोयला। कोल्हू, कोल्हुओ। खट्टा, खट्टम। खटिक, खट्टिको। खड्डा, खड्ड, गड्ढा, गड्ढा। खली, खाई, खाइया। खुट, खट, खट्टम। खोटी, खोट, खोटी। खोसड़ा, हिजड़ा, खोसलो। गड्डरी, भेड़, गरड़िया या गड्डरी कहते हैं इसे। गाड़ी, गड्डी। गुच्छा, गोच्छा। गोली, दासी, गोल्ला। गोबर, गोवरम। गंडेरी, ईक की गंडेरी। चावल, चाउर, चावला। चीलर, चिल्लरी। चेला, शिष्य, बालक या चिल्लो। चोटी, चोटैया, चोटी। छैला, छलिया, छिल्लो। छाल, छल्ली, छल्ली। छिचला, छिछोर, छिछोली। छिनाल, छिनरा। छिड़डाली या छिड़नालो। तो जितने भी शब्दों का ये विवरण प्रस्तुत किया गया है, यदि ध्यान से इन्हें देखें तो सभी का अर्थ परिवेश देशी है। ये शब्द जिस परिस्थिति और सांस्कृतिक वातावरण के बीच अपने संकलन के वैसे ही परिस्थिति और वैसे ही सांस्कृतिक वातावरण में पे आज भी चल रहे हैं, यानी पहले जैसे चल रहे थे वैसे भी आज ये शब्द चल रहे हैं। यह बात अपने आप में इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि भारतीय आर्य भाषाओं में बहुत से ऐसे भाषाई तत्व हैं जिन्हें शिष्ट साहित्य ने लोक जीवन से ग्रहण कर
उन पर अपनी शिष्टता की मोहर लगा दी और हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अब पाणिनि ने कितने ही देशी शब्दों को अपनी अष्टाध्यायी में शिष्ट शब्द बनाया, पर वे शब्द उनकी शिष्ट भाषा संस्कृत में बिल्कुल नहीं चले, लेकिन उनका प्रचलन लोक भाषाओं में बना रहा। ठीक है, पाणिनि का धातु प्रकरण इसका स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो पाणिनि ने क्या किया था, अष्टाध्यायी में कई ऐसे शब्द लिए जो देशी भाषाओं के थे, लेकिन जो शिष्ट भाषी लोग थे उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया था। ठीक, लेकिन जो उसका प्रचलन है वो लोक भाषाओं में बना रहा था। इसी प्रकार उन्होंने धातु गणना में अनेक ऐसी धातुएं ले ली जो संस्कृत में नहीं चली, लेकिन वो धातुएं लोक भाषाओं में चलती चलती आज हिंदी तक पहुंच गई हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए परीक्षा में किस तरीके के देशी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। धड़ाम, जूता, डिबिया, घूंट, टट्टू, तेंदुआ, भरता, खकरा, पगड़ी, डाब। फिर आपका खिचड़ी, गड़बड़, घोटाला, खादी, चंपत, टीस, थोथा, अंटा, चमक, बयाना, चिड़िया, पेड़, खिचड़ी, कबड्डी, चूहा, ठेठ, धब्बा, कटोरा, कलाई, लोटा, फटाफट, किलकिल, घपला, झंझट, ठेस, पेठा, ठुमरी, फुनगी, डोंगा, खड़खड़। तो आप देखते होंगे इस तरीके के शब्द आपसी बोलचाल में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। अब विदेशी शब्दों की बात करेंगे। हिंदी में विदेशी भाषाओं विशेषकर फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि के शब्द आम चलन में आ गए हैं, परंतु हिंदी ने इन भाषाओं के शब्दों को अभी अपने ढंग से ग्रहण किया है। इन भाषाओं के शब्द हिंदी को अपनी विशेषताओं के अनुरूप बोले तथा लिखे जाते हैं। हिंदी में आगत कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है। अब बात करेंगे एक एक, जैसे अरबी के, फारसी के जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे अरबी शब्द, अरबी अक्ल, अजब, अजायब, अजीब, असर, अहमक, अल्लाह, अदा, आदत, आदमी, आखिर, आसार, इलाज, इनाम, इस्तीफ़ा, इज्जत, इजलास, इमारत, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, औसत, कर्ज, कमाल, कब्र, कदम, कसूर, कसर, कसम, कसरत, किला, किस्त, किस्मत, किस्सा, किताब, कुर्सी, खत, खत्म, खबर, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जलसा, जिस्म, जाहिल, जहाज, जवाब, जनाब, जालिम, जिहन, तकदीर, तकिया, तरफ, तमाम, तकाजा। तो आपने देखा होगा ये सारे जो शब्द हैं हम क्योंकि आपसी बोलचाल में यूज़ करते हैं तो हमें लगता है ये हिंदी के ही हैं, लेकिन ये अरबी भाषा से लिए गए हैं। अब बात करते हैं कुछ फारसी शब्दों की। अदा, अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आबदार, आमदनी, आराम, आफत, आवाज़, आईना, उम्मीद, कद, किशमिश, कुश्ती, कमीना, कबूतर, कूचा, खुद, खामोश, खुश, खुराक, खूब, खरगोश, गज, गर्द, गुम, गल्ला, गोला, गुलबंद, गरम, गिरह, गवाह, गुल, गुलाब, गोश्त, चरखा, चश्मा, चादर, चाबुक, चिराग, चेहरा, चूंकि, चाशनी, जहर, जंग, जबर, जादू, जिंदगी, जागीर, जान, जीन, जुर्माना, जोर, जिगर, जोश, तबाह, तनख्वाह, तरकश, तमाशा, ताक, ताज़ा, तीर, तेज़, दरबार, दंगल। ठीक है, ये तो मूवी भी सबने देखी होगी, लेकिन ये शब्द कहाँ से आया? फारसी से। दस्तर, दीवार, दीवार भी जो है वो फारसी शब्द है। दिलेर, देहात, देहात भी फारसी शब्द है। दवा, दिल, नापसंद, नाब, नामर्द, ये सारे आपके फारसी शब्द हैं। अब देखिए पुर्तगाली शब्द, आप एल कैट्रो, अलकतरा, एल्शियोनेट, अल्पिन, एलमेरियो से अलमारी आ गया, बोल्डे से बाल्टी आ गया, फीता से फीता आ गया और टोबैको से तंबाकू आ गया। अब तुर्की शब्दों की बात करेंगे तो उर्दू, कज़ाक, काबू, कालीन, कुली, कुर्की, कैंची, चकमक, चमचा, चिक, जुगुल, चेचक, जालिम, तमगा, तलाश, लोप, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा, ये सारे आपके तुर्की के शब्द हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे संकर यानी कि मिश्रित शब्द। ठीक है, तो ऐसे शब्द हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने थे। ठीक, जैसे उपबोली संस्कृत और हिंदी के, भोजन गाड़ी, रात्रि उड़ान। संस्कृत और फारसी की बात करेंगे तो विज्ञापनबाजी, छायादार, लोकशाही।
फारसी और हिंदी की बात करेंगे तो कमरपट्टी, खरीदना, जेब कतरा, बेडौल। अरबी और हिंदी की बात करेंगे अखबार वाला, अजायब घर, आम चुनाव, हवा चक्की, मालगाड़ी, किताब घर, कलम चोर आदि। तुर्की और हिंदी मिलाकर बात करेंगे तो तोप गाड़ी, तोप तलवार। अरबी और फारसी की बात करेंगे तो अक्लमंद, गोताखोर, तहसीलदार, फिजूल खर्च। ये सब दोनों अरबी और फारसी को मिलाकर बने हैं। हिंदी और फारसी में कटोरदान, चमकदार, मसालेदार, किराएदार, छापाखाना, थानेदार, पंचायतनामा आदि। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, देखिए दार दार जहाँ पर आ रहा है तो ये आपका हिंदी और फारसी मिलाकर है। ठीक है, तो दार जो है वो आपका फारसी से शब्द है। जैसे इसी तरीके से अभी हमने देखा था कि संस्कृत और फारसी में जब मिलाया था तो छायादार था। ठीक है, तो छाया संस्कृत और दार फारसी से। अंग्रेज़ी और हिंदी की बात करेंगे तो टिकट घर, डबल रोटी, रेलगाड़ी, अलार्म घड़ी, सिनेमा घर, रेलवे भाड़ा, पुलिस चौकी, डाकघर आदि। हिंदी और अंग्रेज़ी कपड़ा मिल, जांच कमीशन, लाठीचार्ज आदि। अंग्रेज़ी और फारसी जेल खाना, सीलबंद आदि। अंग्रेज़ी और संस्कृत ऑफिस कर्मचारी, टैंक युद्ध, मशीनीकरण, रेल विभाग, फिल्म उत्सव। अंग्रेज़ी और अरबी पॉकेट खर्च, सिनेमा शौकीन, सिविल, नाफरमानी। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की, अगर हम इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो हमारी ये समझ में आएगा कि जैसे जहाँ पर अंग्रेज़ी और हिंदी है तो वहाँ पर पहला शब्द अंग्रेज़ी का है, दूसरा हिंदी का है। जहाँ हिंदी और अंग्रेज़ी है वहाँ पहला वर्ड हिंदी का है और दूसरा अंग्रेज़ी का। अंग्रेज़ी और फारसी होगा तो पहला अंग्रेज़ी है और दूसरा आगे वाला फारसी है। ठीक, चलिए, तो अब तत्सम तद्भव देशज विदेशज से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको कर लेते हैं, जिससे जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है वो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, शब्द क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तत्सम यानी कि जो संस्कृत के समान है, तो वो हो गया आपका अग्र। ठीक, आज नहीं है, आग नहीं है, आंख नहीं है। अच्छा, इसको देखिए हम वैसे भी पहचान सकते हैं, हमने पहचान देखी थी, तो अगर आप वहाँ से देखें तो ग्र में जो है वो र का रूप है। ठीक है, और बाकी जो है आप आँख का अक्षी होता है, अग्नि होता है, अद्य होता है आज का, वो उसके तत्सम होते हैं। ठीक है, तो जो तत्सम है इसमें वो अग्र है, बाकी ये जो है वो तद्भव है। ठीक, तो आंसर हो गया ए। उसी तरीके से बात करेंगे, इनमें तत्सम शब्दों का चयन करें। तो तत्सम के चयन में देखिए हमने देखा था र का रूप इस रूप में आ जाए, ये री आ जाए, या आपका र आ जाए, या इस तरीके से आ जाए, तो ज़्यादातर वो आपका तत्सम होता है। ठीक है, बाकी में अगर आप देखेंगे तीखा का तिक्त होता है, फिर आपका अटारी अट्टालिका हो गया, गहरा गहन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे आपके तद्भव हैं। निकृष्ट जो है वो आपका तत्सम है। यहाँ पर आप श भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहचान अपने दिमाग में रखकर चलेंगे तो आप इजीली पहचान पाएंगे कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। इसी तरीके से अब ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन आप कैसे कर सकते हैं। इष्टिका, तो इसमें अगर आप देखें, अगर आपको एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि पहले हम वो निकाल लें जो हो ही नहीं सकते, तो आप यहाँ देखेंगे तो देखिए श वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखेंगे तो देखिए त्र वाला लग गया, जैसे हमने पढ़ा था पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, ये कुपुत्र हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपके जो हैं वो क्या हो गए, तत्सम हो गए। अब दो बचते हैं आपके, अमीय बचता है और उलूक बचता है। ठीक है, तो अब कई शब्द मैंने आपसे कहा था 100% आपका हर जगह ये नहीं लगेगा, दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए, लेकिन अब दो बच रहे हैं, तो कई आपको याद होने चाहिए। तत्सम तद्भव, तो उलूक का मतलब होता है उल्लू, तो इसका जो तद्भव होता है वो उल्लू होता है। अमीय आपका जो है वो तद्भव है, क्योंकि इसका होता है अमृत। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा तत्सम है। चलिए आगे बात करते हैं। ये पूछ रहा है चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए चूरन जो है वो अर्ध तत्सम है। अब यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए तत्सम का हमने देखा था, तत्सम कौन से होते हैं, जो संस्कृत के समान हो, यानी संस्कृत से जो परिवर्तित ना हुए हो, ऐसे के ऐसे हमने उन्हें ले लिया, वो शब्द आपके तत्सम है। ठीक, देशज जो देशी शब्द होते हैं। तद्भव, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अर्ध तत्सम की। अच्छा, अर्ध तत्सम कौन से होते हैं, जिन्हें संस्कृत से जब लिया गया, ठीक है, तो वो
आप उन्हें संस्कृत का टूटा फूटा रूप समझ सकते हैं या अशुद्ध रूप समझ सकते हैं, तो वो आपका अर्ध तत्सम कहलाता है, यानी कि जो पूरी तरीके से तद्भव नहीं है और पूरी तरीके से तत्सम नहीं है। ठीक, अब तद्भव आपका क्या हो गया, जो संस्कृत से पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया वो तद्भव हो गया। बेसिकली आप हिंदी के शब्द जो होते हैं उन्हें कह सकते हैं। ठीक, तो अब अगर आप चूरन की बात करेंगे तो चूरन में अगर हम लें तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है चूर्ण, अर्ध तत्सम जो होता है वो होता है चूरन, और अगर तद्भव की बात करेंगे तो वो होता है चूना। ठीक, तो इस प्रकार चूरन जो है वो अर्ध तत्सम है। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि अगर कहीं आपको ऑप्शन में अर्ध तत्सम नहीं दिया हुआ है तो फिर आप इसे तद्भव में रखेंगे। ठीक है, अब फिर आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए, तो देखिए अक्षर है। ठीक है, अब हमने देखा, अब अगर हम इसके तत्सम पे जाएं तो वो होता है अक्षर, अर्ध तत्सम पे गए तो वो हो गया अक्षर, और अगर हम इसके तद्भव पे जाएं तो वो होता है आखर। ठीक, लेकिन अगर आपको अर्ध तत्सम नहीं दिया हुआ है तो इसको आप फिर तद्भव में भी प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो शब्द है आपको पता होने चाहिए कि ये अर्ध तत्सम है, लेकिन अगर कहीं वो अर्ध तत्सम नहीं दिया हुआ है तो वही शब्द फिर आप तद्भव में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अमी आ जाए या अमीय आ जाए, ये एक ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अमृत की बात हो रही है। ये दोनों तद्भव रूप हैं अमृत के। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करिए, तो तद्भव हो गया आपका प्यास। बाकी हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आधा वर्ण हो गया, यहाँ पे प्रांगण हो गया, यहाँ पे आश्रम हो गया, तो इनसे भी हम पहचान सकते हैं ये वाले शब्द जो, ये वर्ण जो है वो तत्सम में आते हैं। प्यास आपका तद्भव हो गया। ठीक है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त हुए मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में जो संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अर्ध तत्सम। अभी हमने देखा था। ठीक, पूरी तरह से तत्सम ना हो, पूरी तरह से तद्भव ना हो, जो बीच के हो जाते हैं वो अर्ध तत्सम कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। ठीक है, कौन सा भेद गलत है, यौगिक गलत है, तो यौगिक की जगह क्या होना चाहिए, देशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका अहेर शब्द का तत्सम क्या है, अहेर का होता है आखेट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, अमूल्य। देखिए यहाँ पर भी आधा वर्ण दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे माँ हो गया, केला हो गया, मछली हो गया, तो ये सारे तद्भव है। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, अमृत हो गया। ठीक, और आंचल जो है वो तत्सम नहीं है। अच्छा, अभी देखिएगा यहाँ पर ये आंसर गलत दिया हुआ है। आंचल का जो तत्सम होता है वो होता है अंचल, और जब ये मैंने आपको नियम बताया था, मैंने उसमें भी आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर चंद्र बिंदी आई हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो तद्भव है। ठीक, तो देखिए वो पहचान जो है वो आपकी इस तरीके से मदद करती है। वैसे क्या है, देखिए आंचल सुनने में आपको कैसा लग रहा है, तत्सम जैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये समझ जाए अगर चंद्र बिंदु आया हुआ है तो इसका मतलब वो तद्भव है, तत्सम नहीं है, आंचल का अंचल होता है। ठीक, तो यहाँ ये डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर केवल अमृत होना चाहिए, और अमृत का होता है अमीय या फिर अमी। चलिए, आग शब्द का तत्सम क्या हो गया, आग का हो गया अग्नि। अच्छा, देखिए यहाँ पे अग्नि, अग्नि इस तरीके से लिखा हुआ है, वर्तनी शुद्धि भी आती है, तो हर एक शब्द को देख कर चले कि किस तरीके से उसमें वर्ण लिखे हुए हैं, कहाँ पर मात्राएं किस प्रकार आ रही हैं। इनमें से कौन सा आपका शब्द तत्सम है, आलस्य। चलिए, तो इसमें आपका देखिए उपखान जो है वो आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि देखिए इसमें खा आया, ज़्यादातर हम देखते हैं कि खा जब आता है तो वो आपका नहीं होता है, बट ये आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे। गायक का गवैया होता है, नायक का अग्रणी। ठीक है, नायक माने अग्रणी होता है, तो ये आपका है शावक। शावक का जो होता है वो छौना, मतलब कि बच्चे, हिरण के बच्चे आदि को शावक कहा जाता है। तो उपकान जो है वो तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, तो उलझन नहीं है, उर्वर हो गया आपका, कोंकण हो गया, कोण हो गया, ये सारे आपके तत्सम हैं। ठीक है, ण देख सकते हो आप यहाँ पर आधा रा यानी कि रा का रूप देख सकते हो, व देख सकते हो, जो तद्भव होता है उसमें ब आता है। ठीक है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा, एवं का तद्भव होगा और। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो किशन जो है वो आपका तत्सम नहीं है। कटी हो गया यानी कि कमर, कृषकाय बहुत कमजोर होता है, कर्क, ये सारे आपके
तत्सम है। ठीक है, कर्क का मतलब होता है कैंसर। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो कर्तन जो है वो काटना का तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये आपका 4 जो है वो तत्सम नहीं है। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है आपका? चत्वारी। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक आपका, तो ये तत्सम है। इसका अगर देखेंगे तो टीका हो जाएगा। ठीक है, तद्भव जो होगा। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध शब्द जो तत्सम हो गया वो हो गया आपका दई। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है, तो तत्सम हो गया आपका कारण। देखिए यहाँ भी अगर आप देखना चाहें तो बंदर का वानर होता है, दूध हो गया दुग्ध, तो लोहा जो होता है लोहा का होता है लौह। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ड से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये तत्सम शब्द है। अगर न होता तो ये तद्भव वाली श्रेणी में आ जाता। अगर आप किसी का अर्थ नहीं भी जान पा रहे हैं तो वो आप एक बार पहचान और जो देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से कूची जो है तत्सम नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम हो गया आपका कुक्कुर, यानी कि कुत्ता होता है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वो हो गया आपका गोपाल। ठीक है, कपूत का कुपुत्र होता है, घर का ग्रह होता है, सूत का सूक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये आपका नेह जो है वो तत्सम नहीं है। तत्सम क्या होता है? स्नेह। ठीक है, बाकी आपका क्षमा हो गया, नग्न हो गया, नख हो गया। ठीक, नख का होता है नाखून। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें पाहुना जो है वो। अगला आप देख सकते हैं कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें भी ये पूछ रहा है, इसमें प्रतीत जो है वो तत्सम नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं प्रतिमान, प्रतीत, प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक, तो पानिब जो है वो तत्सम नहीं है। बाकी आपके देखिए दृष्ट, पृष्ठ, पंख अधिकतर जो है वो सही है, क्योंकि देखिए आपका यहाँ री है, आपको समझ में आ जाएगा तत्सम है। पृष्ठ, वैसे आपको इनके अर्थ भी पता होने चाहिए। फिर आपका पंख जो है ये अंकी बिंदी है। ठीक है, बताया था आपको कि जहाँ चंद्र बिंदी होगी वो आपका तद्भव होता है, तत्सम नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये एक तो आपका नरक जो है वो तत्सम नहीं है, और एक हो गया आपका पुहुमी। पुहुमी का मतलब क्या होता है? पुहुमी का होता है मतलब पृथ्वी, पृथ्वी या भूमि। ठीक है, अगर सौर मंडल की बात करेंगे तो जिस ग्रह पे हम निवास करते हैं यानी हमारी पृथ्वी, उसको हम पुहुमी के नाम से पुहुमी कहते हैं। ठीक है, चलिए फूल का तत्सम क्या है? पुष्प। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए पुहुप जो है वो तत्सम नहीं है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? पनही है उपानह। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये प्रिय जो है वो आपका तत्सम है। ठीक है, देखिए र का रूप आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी में नहीं है। ठीक है, तो कई हद तक वो जो पहचान है ना वो आपकी सही होती है। ठीक, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो शिखा जो है वो आपका तत्सम होता है। शिखा का मतलब होता है चोटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका क्षेत्र जो है वो तत्सम है। क्षेत्र का क्या हो जाता है? तद्भव, खेत। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके तद्भव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो वो आपका अधर जो है वो तद्भव नहीं है। अधर तत्सम होता है। अधर का मतलब होता है होंठ। मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये आपका साइन जो है वो तत्सम नहीं है। बाकी आपका पक्ष हो गया, वायु हो गया, राजा हो गया, ये सारे तत्सम है। उसके बाद तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तो आपका स्वर्ण जो है वो तत्सम है। इसका तद्भव जो होगा वो सोना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से श्वसुर जो है वो तत्सम है और इसका तद्भव होगा ससुर। अट्टालिका, इसका तद्भव रूप क्या है? तो अट्टालिका का तद्भव रूप होता है अटारी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो आलस जो है वो आपका तद्भव है। ठीक है, बाकी निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो इक्षु, ठीक है, इक्षु का होता है ईख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये आपका शोभन जो है वो तत्सम है। उसके बाद आपका इक्षु, इक्षु का हो गया ईख। ठीक है,
16, 16 का मतलब षोडश, ठीक है, षोडश यानी कि 16। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये आपका उजास, ठीक है। यहाँ पर अच्छा देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि विसर्ग वाली जो चीज़ आती है वो हमारी संस्कृत में आती है, तो ये भी आप ध्यान रखें कि अगर कहीं आपको विसर्ग दिए हुए हैं तो वो आपके तत्सम शब्द होंगे, ठीक है। तो बाकी उच्छ्वास हो गया आपका, उल्लास हो गया, ये सारे तत्सम हैं। उजास जो है वो तद्भव है। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, इसका उन्मेष होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है आँख का खुलना, पलक का खुलना, फूल का खिलना, ये सारे आपके इसके अर्थ होते हैं। बेसिकली ये पलक खुलने के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपाट, कपाट का तद्भव क्या है? तो कपाट का हो गया किवाड़, और करपट जो होता है, करपट का हो गया कपड़ा, ठीक है। अब इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है आपका? कांच। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिए, जो तद्भव है एक्चुअली में वो शब्द तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ये आपका दीपावली, दीपमालिका होता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो ये आपका पंख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें आपका हो गया पत्ता, पत्र होता है इसका तत्सम। कर्म का तद्भव क्या है? तो कर्म का है कृत। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो ये हो गया आपका छत। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ये आपका हो गया जामुन, जम्बू होता है इसका। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये हो गया आपका जीव, ठीक है। यौवन है, यौवन का जोबन होता है, ठीक है। पहचान में हमने देखा था कि तद्भव जो होते हैं वहाँ पे ज का प्रयोग होता है और तत्सम जो होते हैं उसमें य का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बाकी जो है आपके यौवन हो गया, निर्जर हो गया, स्थान हो गया, ये सारे तत्सम है। जीव जो है वो तद्भव है। जिह्वा जो होता है वो तत्सम होता है, जीव का होता है जिह्वा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव हो गया आपका बच्चा, बाल होता है इसका। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तो तद्भव हो गया आपका जीव, जीव का जिह्वा होता है तत्सम, ठीक है। तो जीव जो है वो आपकी तद्भव है। ये हमने देखा था कि यौवन जो होता है, जो य होता है वो आपका तत्सम में होता है और जो ज होता है वो आपका तद्भव, ठीक है। तो यौवन का जौवन हो जाता है, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तो तद्भव हो गया आपका बच्चा, इसका होता है वत्स, ठीक है। बाकी सुवर्ण, सुवर्ण जो शब्द है वो है आपका तद्भव, सुवर्ण होता है इसका तत्सम। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव हो गया आपका हींग, ठीक है। हींग के तत्सम की बात करेंगे तो हींग का तत्सम जो होता है वो होता है हिंगो, ठीक है। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर ये आपका अशुद्ध जो है वो है वत्स, वत्स का क्या हो जाएगा आपका बच्चा हो जाएगा, ठीक। बाकी आपका मतलब वत्स जो है और परख जो है ये दोनों आपके तत्सम नहीं है। बाकी क्या है, तृण दंड दोनों तत्सम है, कपाट एकादश दोनों तत्सम है, राजपुत्र शूकर दोनों तत्सम है, ठीक है। तो इसमें वो अर्थ एक्चुअली नहीं पूछ रहा था, इसमें वो ये पूछ रहा था कौन से आपके तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी दोनों शब्द जो हैं वो तत्सम होने चाहिए। तो वत्स और एक और यहाँ पर तत्सम होना चाहिए, परख जो है वो तद्भव है। तद्भव शब्द कौन सा है आपका, तो ढाई, ढाई का जो तत्सम होता है वो होता है अर्ध तृतीय, ठीक है। अर्ध तृतीय का मतलब ढाई, 2.5। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम हो गया आपका अंश, ठीक है। बाकी देखिए अंश, अंश, अस, ये सारे तत्सम नहीं है।
निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका हो गया आलस्य। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, तो आंसू नहीं है, अश्रु होता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो एक आपका आंख हो गया, आंख का अक्षी होता है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो उपालंभ, उलाहना का तत्सम रूप होगा। ठीक है। अटारी, अटारी का होता है अट्टालिका। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए इसको कितने तरीके से लिखा गया है, इसलिए लिखा प्रॉपरली ऐसे जाता है अट्टालिका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम हो गया आपका आम्र, आम का मतलब होता है आम। ठीक है, बाकी हो गया आपका अंगीठी, अंगीठी यानी कि अग्निष्ठिका। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है ये। अखरोट, अखरोट को हम कहते हैं अक्षोट। उसके बाद उबटन, उबटन होता है उद्वर्तन। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ देखें कि ये देखिए उद्वर्तन एक इस तरीके से लिखा हुआ है, द पे रा उड़ा हुआ है, और एक इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जो र है वो त के ऊपर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए जब हम बोलते भी हम इसको कैसे बोले? उद्वर्तन, यानी कि र को हम द के बाद बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये त के ऊपर होगा। ऊन, ऊन का तत्सम रूप है ऊण। कटहरा शब्द का तत्सम रूप है आपका काष्ठग्रह। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम है आपका कपाट। और इनमें से तत्सम क्या है? तो आपका तत्सम हो गया क्लिष्ट। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो अंधकार तत्सम हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, तो कपूर नहीं है। तत्सम जो होता है वो होता है कर्पूर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो हो गया कुकुर, कुकुर यानी कि कुत्ता। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कंचन जो है वो देशज नहीं है। देशी जो शब्द थे वो हमने देखे थे। कंधा, कंधा का तत्सम हो गया स्कंध। खंडहर का तत्सम हो गया खंडगृह। ठीक है, खाट, खाट का तत्सम हो गया खटवा। उसके बाद चना, चना का तत्सम हो गया चणक। चबूतरा का तत्सम रूप हो गया चतवाल। चूरन का तत्सम हो गया चूर्ण। जामुन का तत्सम हो गया जम्बू। टकसाल का तत्सम हो गया टंकशाला। गधा, गधा का तत्सम रूप हो गया गर्दभ। इनमें से कौन सा तत्सम है? तो ग्राहक जो है वो तत्सम है। देखिए यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। गोबर, गोबर का होता है गोमय। गेहूं का होता है गोधूम। ढीठ, ढीठ का होता है धृष्ट। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तीर्थ आपका जो है वो तत्सम है, इसका तीर्थ लिखा जाता है तद्भव में। थाली का तत्सम रूप हो गया आपका स्थाली। दीठ का तत्सम रूप हो गया दृष्टि। ठीक है, इनमें तत्सम शब्द देखना है। गोधूम, गोधूम किसको कहते हैं? गेहूं। और दाहिना, दाहिना का तत्सम रूप हो गया आपका दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो देखिए आपका दिन जो है वो तत्सम है। वैसे देखिए दिवस जो है वो आपका तत्सम में आता है, लेकिन अगर वो नहीं दिया हुआ है तो कई जगह आपका दिन भी तत्सम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया देवर, देवर का होता है द्विवर। कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये हो गया आपका दिन। ठीक, तो दिन का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि अगर दिवस नहीं हुआ है तो दिन फिर आपका तत्सम में आता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो ये आपका नेह। तत्सम शब्द को पहचानिए। निद्रा हो गया, क्योंकि यहाँ नींद होना चाहिए। ठीक है, तद्भव अगर होता तो। फिर आपका पोखर हो गया, पोखर का होता है तत्सम रूप पुष्कर। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है आपका वत्स। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तो ये आपका हो गया भ्रातृजाया। मोती, मोती का तत्सम रूप होता है मौक्तिक। ठीक है, देखिए मुक्तक भी लिखा है यहाँ पे, मौक्तिक जो है वो सही रूप है। मिट्टी, मिट्टी का हो गया मृत्तिका। नारियल, नारिकेल का हो गया तत्सम नारिकेल। नया का तत्सम हो गया आपका नव्य। पलंग का तत्सम हो गया पर्यंक। इनमें से तत्सम रूप कौन सा है? पाद, पाद यानी कि पैर। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो आपका पंख जो है वो तद्भव शब्द है। मेढक,
मेढक का होता है तत्सम मंडूक, इसलिए कहते हैं ना जैसे कुएं का मेढक यानी कि कूप मंडूक। मक्खी, मक्खी का होता है मक्षिका। मुद्री, मुद्री होता है मुद्रिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम हो गया आपका मुमुक्षु। ठीक है। अच्छा, मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? जो मुक्ति की इच्छा रखता हो या जो मुक्ति चाहता हो। ठीक है। इनमें से कौन सा तत्सम हो गया? तत्सम हो गया आपका मुख। मुख का क्या होता है? तद्भव मुंह। मक्खन, मक्खन शब्द का आपका हो गया मृक्षण। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम आपका मोती नहीं है। माँ का तत्सम रूप होता है मात्र। माँ का तत्सम रूप हो गया आपका मात्र। मुकुट किस कोटि का है? तत्सम। बारात का तत्सम रूप हो गया वर यात्रा। वेद का तत्सम रूप हो गया वेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये हो गया विस्मय। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम हो गया आपका व्याघ्र यानी कि बाघ। सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूर्य। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये आपका हो गया मेघ। मेघ यानी कि बादल। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यौवन, इसका तद्भव हो गया जौवन। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, तो रात नहीं है, रात्रि होता तो तत्सम होता। बच्चा शब्द का तत्सम रूप वत्स हो गया। भभूत का विभूति हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम है? तो आप सरीसृप जो है वो तत्सम है। सरीसृप यानी कि जो रेंग के चलने वाले जानवर। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये हो गया सिंगार। ठीक है, इसका होता है श्रृंगार। ठीक, और श्रृंगार वर्तनी शुद्धि में भी बहुत पूछा जाता है। ज़्यादातर लोग इसको इस तरीके से लिख कर आते हैं, जो कि गलत है। श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। स्वर्ण शब्द है तो स्वर्ण आपका तत्सम है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का तत्सम रूप होता है श्रृंगाटक। देखिए श्रृंगाटक भी इसी तरीके से लिखते हैं। उसके बाद साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो वो होता है साक्षी। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।